नमस्कार, ताज होके में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने दुनिया भर में आतंक और आतंकियों को लेकर बड़े सवाल खड़े किए, लेकिन देश में यानी भारत में सियासत से जुड़े लोग अफगानिस्तान के मुद्दे के जरिए सरकार और उसकी नीतियों पर सवाल उठाने से नहीं चूक रहे। फिर चाहे वो कश्मीरी क्यों ना हो, इस बार महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है, बल्कि कहना चाहिए महबूबा मुफ्ती तो विवादित बयानों के लिए जानी जाती है। उन्होंने ये कहा है कि भारत अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को देखे, जहां से अमेरिका को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ गया। अमेरिका बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने के लिए मजबूर हो गया। केंद्र सरकार को भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, महबूबा मुफ्ती कर रही। यानी फिर आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत उन्होंने की। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती को नेहरू की कश्मीर नीति भी मोदी की नई कश्मीर नीति से ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, आज कश्मीर में 5 आतंकियों का सफाया किया गया, तो महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों या जम्मू कश्मीर पुलिस की पीठ नहीं थपथपाई। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के लोग तो बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस दिन इनके सब्र का बांध टूट जाएगा ये बंदूक उठा लेंगे। यानी एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश की है। इसीलिए ताल ठोक के हमारे सवाल, तालिबान के नाम पर क्या भारत को धमकाएंगी महबूबा मुफ्ती? आतंक का खात्मा हो रहा है, क्या इसीलिए महबूबा मुफ्ती भड़काने का खेल खेल रही है? नए कश्मीर में गणतंत्र की जगह ये गणतंत्र वाली बोली क्यों बोल रही हैं महबूबा मुफ्ती? और सवाल ये भी उठता है कि आतंकिस्तान से बातचीत की वकालत वो कब तक करती रहेंगी? और कश्मीर पर महबूबा मुफ्ती को नेहरू नीति कबूल है, मोदी नीति क्यों नहीं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि इन्हीं नरेंद्र मोदी और इन्हीं बीजेपी के साथ मिलकर महबूबा मुफ्ती ने सत्ता का भोग किया था, तो वो सवाल भी जरूर पूछा जाना चाहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, कांग्रेस पार्टी की तो तारीफ की है मुदित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह फॉर्मर डिप्टी आर्मी चीफ हमारे साथ हैं, सरफराज वानी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल शौकत चौधरी जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं JNK PDP के, उनसे। शौकत चौधरी, सबसे पहले तो मैं उनके बाकी स्टेटमेंट्स पर तो बाद में जाऊंगी, पहले मैं समझना चाहती हूं जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान ये एक जैसे कैसे हैं? नहीं, देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यहाँ किस तरह का सलूक जो है वो मरकजी सरकार ने किया है, मोदी गवर्नमेंट ने। यहाँ पर लोगों को जो है वो नहीं, पहले मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए। और जो आपने उठाया है ना, मैं बाकायदा आंकड़ों के जरिए, क्योंकि मैं भी आपसे भी आंकड़े मांगूंगी, तैयार रहिएगा। तो आज जो भी बात बोलिएगा आंकड़ों के साथ बोलिएगा सर, नौबत ना आ जाए आपको इंटरनेट पर जाकर सर्च करने की। ध्यान से आप पहले ये बताएं, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान एक जैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं आपकी मैडम को? मैडम, आप सुनेंगे तब ना, आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या सलूक किया है मरकजी सरकार ने, मोदी सरकार ने। यहाँ के लोगों को घरों में बंद करके, जेलों में बंद करके, जम्मू कश्मीर पे डाका डाल के यहाँ 370 को तोड़ दिया गया, यहाँ 35A को तोड़ दिया गया। यहाँ की 370 और 35A को तोड़ने के बाद यहाँ जो है वो सारे कानून बदले गए। यहाँ लोगों के हाथ में जमीन नहीं रही, लोगों के हाथ में यहाँ जो है वो नौकरियां नहीं रही। यहाँ नौजवान लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन में हैं। पिछले 2 साल से जो है सरकार ने बोलिए आप सर, मेरा जम्मू सवाल कश्मीर को जो वो बर्बाद किया है। एक मिनट से ज्यादा मैंने आपको दे दिया, आपके प्रोपागेंडा के लिए दिया, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं वो 2 हफ्ते जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर बिता के आई है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान में महबूबा मुफ्ती क्या समानता देखती हैं? पहले आप ये बताइए मुझे। देखिए मैडम, कहने का मतलब ये है कि लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक जो है वो सरकारों को काम करना चाहिए। अगर अफगानिस्तान की बात अगर उन्होंने की है तो उसमें कहने का मतलब यह है कि जब तक आप लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक काम नहीं करेंगे, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोगों के हकूक जो हैं, जब तक आप उनके मुताबिक काम नहीं करेंगे, क्या सवाल पूछ रही हूं? तब तक जो है शौकत चौधरी, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान की तुलना कैसे कर दी महबूबा मुफ्ती ने?
जम्मू कश्मीर क्या है मैं वही और बताने की अफगानिस्तान कोशिश क्या कर है? रहा हूँ। ना जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जो है वो लोगों के जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग भारतीय हैं, ये मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा, ये मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा। ये महबूबा मुफ्ती को नहीं पता होना चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर की सीएम रह चुकी हैं, मुझे खुद ये उनको नहीं पता होना चाहिए। ये मुझे मैडम, ये मेरे को खुद मालूम है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मेरे राइट्स की जहां वायलेशन होगी वहां मैं अपनी बात रख सकता हूं। अफगानिस्तान मेरा के कहने साथ का तुलना मतलब यह है कैसे कि कर दी? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? तुलना की बात मैं बता रहा हूं कि जहां पर महबूबा मुफ्ती जी ने यह कहा है कि जहां पर लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा वहां इसी तरह के हालात बनते हैं। कौन से एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं? लोगों के हकूक को जो है वो लूटा गया है। कौन से आपके हकूक? आपके हकूक सुनिए जरा, एक सेकेंड जरा वो तस्वीरें लेकर आइए। महबूबा मुफ्ती, पहले आपकी नेता जो पहले जो कहती थी वो भी तो दर्शक देखें और समझें। महबूबा मुफ्ती कहती थी 370 हटाया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं बचेगा। तस्वीरें लेकर आइए जरा, तस्वीर लेकर आइए जहां बुरहान वानी के पिता ने, ये तो वो तस्वीर है जो कुपवाड़ा के कुन्नन पोशपुरा की तस्वीर है, और मैं उम्मीद करती हूं शौकत चौधरी आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी। और ये जो दूसरी तस्वीर इस वक्त जी न्यूज पर है, इस तस्वीर में कोई और नहीं बुरहान वानी के पिता हैं, सिर्फ तिरंगा थामे हुए नहीं, तिरंगा लहराते हुए। महबूबा मुफ्ती भूल गई है? आप मुझे बताएं मैडम के 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराया गया है। चौधरी, मैं आपको प्रोपेगेंडा के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देने वाली सर, मैं आपको प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी प्रोपेगेंडा के लिए। सुन लीजिए, अब वो तस्वीरें लेकर आइए जब महबूबा मुफ्ती सीएम हुआ करती थी तो क्या होता था, जरा वो भी लेकर आइए। जब पथराव हुआ करता था, पत्थरबाजी होती थी, पत्थरबाजी होती थी, तस्वीरें। और साथ ही वो तस्वीर भी लेकर आइए जब नमाज के बाद कौन से झंडे दिखाई देते थे? नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद झंडे दिखाई देते थे आईसिस के, झंडे दिखाई देते थे पाकिस्तान के। ये तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ है शौकत चौधरी। तो मैडम आप महबूबा मुफ्ती की वो वाली तकरीर नहीं बताएंगे, आप उनका वो वाला बयान नहीं बताएंगे जिसमें महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा था कि ये 5% ऐसे नौजवान हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, 95% लोग जो अमन पसंद है वो नहीं दिखाएंगे आप। 5% पत्थरबाजी करते हैं, भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, 370 हटा दिया तो अब क्या कह रही हैं वो भी सुनवा रही हूँ और दिखा रही हूँ सर। तो आप मुद्दे पर रहिए और जवाब दीजिए मुझे, और जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि 5 पैनलिस्ट और हैं, उन्हें मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। आपको शायद सवाल समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। प्रेम शुक्ला जी, मेरे को सवाल भी समझ में आ रहा है और मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं, आपको क्या सवाल समझ में आ रहा है? जब सत्ता में थी तो इन्हीं बीजेपी के साथ थी ना, यही प्रेम शुक्ला जी की पार्टी थी ना, इन्हीं के साथ थी ना सत्ता में। महबूबा मुफ्ती नहीं थी अभी कुछ साल पहले तक। हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो 30 सेकंड में बताऊंगा, अगर आप सुनना चाहती हैं तो 30 सेकंड में बताऊंगा सरकार के ऊपर। पिछले 8 मिनट से आप बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमने 30 सेकंड में खत्म करूंगा मैडम, अगर इस पर सुनना चाहते हैं आप। हमने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ सरकार इसलिए बनाई थी कि हमने बीजेपी को जो है वो वाजपेयी जी की जो है वो रिफ्लेक्शन पर हमने सरकार बनाई थी कि मोदी जी बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और जम्मू कश्मीर का मसला कश्मीर जो उसको हल करने की ताकत रखते हैं। मगर हमें मालूम नहीं था कि हमने ऐसी सरकार पर जो है फेथ किया है जिसने जम्मू कश्मीर के साथ अच्छा तो नहीं हो सका, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो है नौजवानों, बुजुर्गों और जम्मू कश्मीर के हकूक के साथ जो है वो खेला है। हो गया सर आपका पॉलिटिकल, फिर से हो गया आपका प्रोपेगेंडा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब सर। जी अदिति जी, देखिए जम्मू एवं कश्मीर को विकास के महामार्ग पर ले जाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहां अनुच्छेद 370 का संशोधन किया। अनुच्छेद 370 में संशोधन का परिणाम है कि आज 1 लाख करोड़ से रुपयों से अधिक की परियोजनाएं जो हैं वो जम्मू एवं कश्मीर में क्रियान्वित है। जम्मू एवं कश्मीर में पिछले 2 वर्षों में पत्थरबाजी की घटनाएं घट गई है, आतंकी घटनाओं में भयंकर जो है कमी आई हुई है। जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में तिरंगा हाथ में लेकर कोई नहीं घूमेगा का दर्प भरा करती थी महबूबा मुफ्ती, उनका दर्प चकनाचूर हो गया है। अब उनके पास गीदड़ भभकी देने के अलावा कुछ नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश की तुलना एक अराजक देश के साथ करने का कोई औचित्य नहीं है।
भारत का अभिन्न अंग है जम्मू एवं कश्मीर, और यह कोई आज से नहीं है, यह कपिल मुनि के जमाने से है, अभिनव गुप्त के जमाने से है। हमारा जम्मू एवं कश्मीर से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अपनत्व का रिश्ता है। जम्मू एवं कश्मीर हमारा अखंड अंग है। इसको महबूबा और मुफ्ती की अगली 100 पीढ़ियां उतर कर भी भारत से जुदा नहीं कर पाएंगी। इस सत्य को जितनी जल्दी महबूबा मुफ्ती स्वीकार ले, ये उनके हित में होगा। सरफराज वानी, किससे तुलना, कैसी तुलना ये एक फॉर्मर सीएम कर रहे हैं? किस लिए कर रही है? क्योंकि जब तक सत्ता का सुख भोग रही थी तब तो सब कुछ डेमोक्रेटिक था। अब सत्ता से आउट हुई है तो सॉफ्ट सेपरेटिज्म भड़का रही है लड़कों को। देखिए अदिति जी, अफगानिस्तान और कश्मीर को का तुलना हो नहीं सकती है, मगर साथ ही साथ हमें ये समझना चाहिए कि जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल हालात है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जियोपॉलिटिकल हालात हो रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान हो जहां अमेरिका 20 साल से लड़ रहा था, उसको वहां से निकलना पड़ा। अमेरिका जो डेमोक्रेसी के नाम पे अफगानिस्तान में आया, एकदम छोड़ के चला गया और एक वैक्यूम क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं पे जो इस वक्त हालात बदल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसका कहीं ना कहीं पे कश्मीर पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बोल रही है, या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बोल रही है। क्योंकि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, अमेरिका छोड़ के गया, उससे हमारे मुल्क पे, कश्मीर पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे पॉलिसी शिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि जो यहाँ पे लड़के हैं, जो यहाँ पे रेबल्स हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक मिसाल क्रिएट करेगा जो अफगानिस्तान में हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके माइंड पे क्या मिसाल क्रिएट करेगा? अफगानिस्तान से ऐसी कौन सी तस्वीरें आ रही हैं जो नजीर बन रही हैं? ऐसी वो तस्वीरें आ रही है जिसमें लोग इतनी ज्यादा दहशत खौफ में हैं कि प्लेन के लैंडिंग गियर से लटक जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप नजीर बताते हैं या उन तस्वीरों को नजीर बताते हैं जिसमें अपनी एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को एक विदेशी सैनिक के हाथ में सौंप देती है ताकि वो सेफ्टी में चला जाए? ये आपके हिसाब से नजीर है? ये मिसाल है? मैं वही नहीं मैं कह रहा हूँ, आप समझिए ना, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी कह रही है कि इसका इफेक्ट हम पे पड़ेगा। जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसका पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे हमें भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए ताकि जो ये लड़के हैं ये भड़के ना। मेरा वो पॉइंट है, आप मेरे को अदरवाइज मत दीजिए। दूसरी बात, जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, नाम तो दे रही थी डेमोक्रेसी है, अचानक से एक वैक्यूम क्रिएट किया ताकि अब हमें चाहिए, हमारे मुल्क को चाहिए कि हम तालिबान से एंगेज करें, क्योंकि तालिबान इज अ रियलिटी, दैट इज अ फैक्चुअल रियलिटी। तालिबान से एंगेज करना है? यू कैन नॉट। नहीं सर, आप आउट ऑफ सिलेबस बात कैसे करते हैं? महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान से एंगेज करना है, आपको तालिबान से एंगेज करना है सर। इस काम के लिए बैठी है ना फॉरेन मिनिस्ट्री, इस काम के लिए बैठी है ना भारत सरकार, इस काम के लिए बैठे हैं लोग जिनका काम है। अमेरिका खुद एंगेज कर रहा है सर। अमेरिका क्या करेगा उस हिसाब से आप थोड़ी चलेंगे सर। भारत एक संप्रभु राष्ट्र शायद आपकी नजर में नहीं होगा सर, आप भूल गए शायद आप भूल गए। मैं आपको याद दिला देती हूँ, इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, इट विल डिसाइड ऑन इट्स ओन। नहीं सर, आप आउट ऑफ सिलेबस बातें मत कीजिए। कौन किससे बात करेगा? ये भारत सरकार इसका फैसला करेगी। आप मत बताइए सर, आप मत बताइए और जस्टिफाई मत कीजिए इस तरह के स्टेटमेंट्स को। इस तरह के स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई मत कीजिए आप यहाँ पर बैठकर। नहीं, जस्टिफाई मत कीजिए। ठीक है, आपको तालिबान से एंगेज करना है, आपको आतंकियों से भी एंगेज करना है। एक सेकंड सरफराज वानी, कल को आप कहिएगा कि हाफिज सईद से भी एंगेज कीजिए, सैयद सलाउद्दीन से भी एंगेज कीजिए, और उसके बाद आप बोल सकते हैं, आप बोलिए कि हक्कानी नेटवर्क से भी करना पड़ेगा एंगेज, है ना? नहीं सर, आप पहले मुझे बताइए टेररिस्ट ने कितने सिविलियंस को मारा जम्मू कश्मीर में? आप जम्मू कश्मीर की आवाज बनकर बैठे हैं ना सरफराज वानी? नहीं सर, तथ्यों पे बात कीजिए, मुझसे तथ्यों पे बात कीजिए प्लीज सर। मैं प्रोपेगेंडा को प्लेटफॉर्म नहीं देती, आई एम वेरी क्लियर। प्रोपेगेंडा के लिए गुंजाइश नहीं। आप मुझे बताइए कितने सिविलियंस को मारा टेररिस्ट ने 2021 में, 2020 में? आप किसी भी साल का डेटा मुझे दे दीजिए। आप मेरे को अपना पॉइंट बताने दीजिए ना, लेट मी स्पीक। पहली बात, जो इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है वो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, वो वैक्यूम हमारे मुल्क के खिलाफ यूज हो सकता है। तो हमें चाहिए कि एट दिस पॉइंट वी नीड टू टॉक टू देम and give our grievances to them, जो हमारी इश्यूज है, ताकि हमारे मुल्क। पर्सनल ओपिनियन आपकी है सर, लेकिन जब बात भारत की होती है, जब भारत देश की बात होती है, तो वो फैसले के लिए लोग हैं, ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनका काम है सर। लेट देम डू इट। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? जम्मू कश्मीर में बैठकर आप लेक्चर दे रहे हैं मुझे, आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे बताइए कितने सिविलियंस को मारा है आतंकियों ने?
मैं यहाँ पे फैक्ट लेके थोड़ी बैठा, मैं आपको आगे बताऊं। नेक्स्ट टाइम आइएगा तो फैक्ट लेके आइएगा, बताने दीजिए। नेक्स्ट टाइम आइएगा जनाब तो फैक्ट लेके आइएगा, बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। शौकत चौधरी, शौकत चौधरी, मोदी छोड़िए, शौकत चौधरी, क्या बोला आपने? सॉरी, मैंने कहा मोदी की बातें छोड़िए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ ही करना छोड़िए। सरफराज वानी, आतंकियों की बात करना और सिविलियंस का उनके हाथों मारा जाना। एक सेकेंड ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ भी मोदी नहीं है। सुरक्षा बलों की बात करना, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करना, ये मोदी नहीं होता है सर। और दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, दैट इज प्रिसाइजली वेयर द प्रॉब्लम इज, क्योंकि आप इन्हीं लोगों को नीचे देखना चाहते हैं। मोदी विरोध में आप इन सबको नीचे देखना चाहते हैं। आपको तकलीफ नहीं होती, आतंकी जब मार देते हैं सिविलियंस को आपको तकलीफ नहीं होती। चलिए सर, आप फैक्ट्स नहीं लेकर आए थे, मैं लेकर आई, आप फैक्ट्स नहीं लाए थे, मैं लेकर आई हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, 2021 में जनाब सुनिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए ताकि लोग तो सुन सके, कम से कम दर्शक तो सुन सके, उन्हें तो क्लैरिटी मिले। ये नहीं सुनेंगे और नए चाहते हैं कि पता चले किसी को। 2021 में टेररिस्ट ने, आतंकियों ने कितने सिविलियंस को मार दिया? 21 सिविलियंस को मार दिया अगस्त के महीने तक। 2020 में कितने सिविलियंस मारे गए आतंकियों के हाथों? 37 सिविलियंस मारे गए। आवाज सुनी आपने? कोई ब्लैक डे मनता हुआ देखा है? कोई रोष, कोई शोक, कोई मार्च, कोई प्रोटेस्ट देखा आपने जम्मू कश्मीर से? 2019 में 44 सिविलियंस मार दिए गए आतंकियों द्वारा। कोई प्रोटेस्ट, कोई रोष, कोई गुस्सा, किसी तरह की नाराजगी पैनलिस्ट द्वारा कि कैसे हिम्मत हो गई आतंकियों की कि हमारे सिविलियंस को, कश्मीरी भाइयों को, भारतीयों को इस तरह से मारा जा रहा है? नहीं सुना आपने, क्योंकि इनकी सियासत को सूट नहीं करता। मुदित अग्रवाल, महबूबा मुफ्ती जरूरत पड़ने पर बीजेपी के साथ सरकार चलाती हैं और अभी सत्ता से बाहर है तो उनको कांग्रेस अच्छी लग रही है। देखिए, महबूबा मुफ्ती बीजेपी की अलायंस थी और बीजेपी को जब सूट करता है उनके साथ अलायंस करते हैं, जब सूट करता है हटा देते हैं। मुफ्ती जी को इस बारे में अफगानिस्तान और कश्मीर का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। देखिए, हमारी चाहे कोई भी लड़ाई हो इंटरनल है, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे किसी और पार्टी से हो, इसको अफगानिस्तान से कश्मीर को कंपेयर करना से बेहुदा कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती जो मुफ्ती जी ने दी है। देखिए, हिंदुस्तान में हकूक है, एक लोकतंत्र देश है, लेकिन अफगानिस्तान में इस समय क्या हो रहा है वो लोकतंत्र नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा वहां जो सरकार बने वो जनता से जो चुनी हुई है वो सरकार बने ना। तो मुफ्ती जी क्यों तालिबान और इंडिया और कश्मीर को कंपेयर करिए, मेरी समझ से बाहर है। उनकी क्या राजनीति है वो जाने, बीजेपी ज्यादा अच्छी तरह जानती होगी क्योंकि बीजेपी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी वहां। ये आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। देखिए, एक बात मैं सरकार से सिर्फ 2 चीजें चाहूंगा इस समय। पहले, जो हिंदुस्तानी इस समय वहां अफगानिस्तान में है, पूरी कोशिश करे मोदी सरकार कि उन हिंदुस्तानियों को वहां से सेफली वापस हिंदुस्तान वापस आए। सबसे पहले सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो बहुत जरूरी चीज जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, देखिए, अफगानिस्तान में जो तालिबान है और जो हकानी नेटवर्क है वो पाकिस्तान यूज करता है टेररिज्म के लिए। अब ये दोबारा से उन लोगों को यूज करेगा कश्मीर में टेररिज्म बढ़ाने के लिए। ये जो वैक्यूम वहां क्रिएट हो रहा है, सरकार को उसकी एक रणनीति बनानी चाहिए और वो रणनीति में ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह पाकिस्तान दोबारा से कश्मीर में टेररिज्म ना बढ़ाए और सख्ती से एक्शन ले कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो। मेरा ये कहना है इसके पर। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा ना, आपने चलिए एक लाइन तो अच्छी बोल दी कि दोबारा से टेररिज्म ना बढ़ाए, तो कम से कम आप भी इस बात को तो मान रहे हैं कि टेररिज्म कम हुआ है और हम भी यही बात कर रहे हैं। हम भी यही बात कर रहे हैं कि टेररिज्म तो कम हुआ है, टेररिज्म तो कम हुआ है। चलिए, आपने ये बात तो मानी कि टेररिज्म कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर जनरल गुरमीत सिंह, आप इसको अदिति जी पूरी बात बोलने दीजिए। देखिए, पिछले 1 साल में अगर जुलाई से आप अगस्त में देखेंगे 76 सिक्योरिटी फोर्सेस मरे हैं और 72 सिविलियंस मरे हैं। इसको टेररिज्म करना नहीं कहते, मैं कुछ और कह रहा था। जब पहले अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी थी उसका इस्तेमाल कश्मीर में हुआ था। मैं ये चाहता हूं वो सिचुएशन दोबारा से ना आए। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में टेररिज्म की बात कर रहा था। जैसे पहले ये हकानी नेटवर्क और जो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी थी जिसने टेररिज्म को ब्रीड किया था, दोबारा से वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप जो फैक्ट्स लेके आए हैं, जो गवर्नमेंट ने जो कहा वो फैक्ट्स के साथ काउंटर कर लेते हैं उसको। 72 सिविलियंस पिछले 1 साल में मरे हैं, उसको let me also put some data. August 4, 2021 630 टेररिस्ट को मारा है 400 एनकाउंटर्स में जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों में। ये राज्यसभा में कहा किसने? ये राज्यसभा में कहा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने। आई एम नॉट डन येट सर, आई एम नॉट डन येट, प्लीज मुदित अग्रवाल जी प्लीज लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश। सुन लीजिए, 3 साल में आपने जो डेटा रखा सिक्योरिटी पर्सनल का, जो मारने की बात की ना सर, मारे गए
सिक्योरिटी पर्सनल सर शहादत देते हैं, कम से कम उनको इतना तो दीजिए सम्मान। तो नित्यानंद राय ने कहा कि 85 सिक्योरिटी पर्सनल मई 2018 से जून 2021 के बीच उन्होंने शहादत दी। 85 सिक्योरिटी पर्सनल इन 3 इयर्स। आप जो डेटा दे रहे थे सर, मुझे नहीं पता उसका आधार क्या था, क्या सोर्स था। 630 टेररिस्ट का सफाया 400 एनकाउंटर्स में पिछले 3 सालों में। जनरल गुरमीत सिंह, मैं यहां पर आपसे एक पॉलिटिकल सवाल भी लेके आ रही हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पिछले 70 सालों में उसी पॉलिटिकल सवाल से इंडिया को जूझना पड़ा है। महबूबा मुफ्ती को अब नेहरू नीति अच्छी लग रही है, नेहरू की कश्मीर नीति अच्छी लग रही है, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा कि 370 हटा दिया गया। ये बात और है कि यही जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि 370 टेम्परेरी प्रोविजन है, वक्त के साथ घिस घिस कर खत्म हो जाएगा। जी अदिति जी, देखिए ये जो कहा है, जो बात की है, इससे बिल्कुल पता चलता है कि ये जो बोल है, सोच है, ये पाकिस्तान और टेररिज्म का समर्थन देने के लिए है। ये तो बहुत ही दुख की बात है और गलत है कि ये जो अफगानिस्तान में हुआ है, ये जो क्राइसिस और क्या हुआ है, उसको लेकर ये जो बयान है ये कश्मीर से दिया गया है। और ये जो सोच है ये सेपरेटिज्म की सोच है, ये जो सोच है ये पाकिस्तान का समर्थन करने की है। ऐसा लगता है कि कोई प्रेशर होगा पाकिस्तान से, कोई प्रेशर होगा टेररिस्ट से कि ये सोच बताएं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अब ये बिल्कुल अवाम की आवाज नहीं है, ये जमीन की आवाज नहीं है, ये बिल्कुल इररिलेवेंट बात है और बिल्कुल जमीन से अवाम से जुड़ी हुई नहीं है। जो अवाम है वो चाहती है शांति हो, डेवलपमेंट हो और टेररिज्म से छुटकारा मिले। लेकिन ये जो सोच है ये उसी पुरानी सोच की है जो टेररिज्म में लिप्त थी और पाकिस्तान के साथ भी थी, जिसको 5 अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 जिसने पिछले 70 साल की गलती को सुधारा है, जो पहले एक ड्युअलिटी थी, एम्बिग्यूटी थी, गलती थी, उसको ठीक किया है और भारत को इंटीग्रेटेड और वन नेशन के पहल पर किया है। लेकिन जो अभी अफगानिस्तान के अंदर में हुआ है, इसके अंदर में पूर्ण रूप से, मैं तो कहूंगा ना केवल 100% लेकिन 300% पाकिस्तान इसके ब्लेम वर्दी है। एक तो उन्होंने पूर्ण रूप से 1994 से तालिबान को बनाया, उनको ट्रेन दिया, उनको फंडिंग की, उनके अंदर में फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म का कीड़ा डाला, उनको टेररिज्म के लिए तैयार किया। दूसरी बात ये कि चाइना को भी इसके अंदर में मिलाया है टेररिज्म के एक्सेस के ऊपर में। जो नापाक गठबंधन चाइना और पाकिस्तान का था, उसको तालिबान के साथ भी जोड़ दिया है। और तीसरी बात यह है कि जो तालिबान ने ऑफेंसिव किया है, जो 15 अगस्त को उन्होंने काबुल पे कब्जा किया है, उसके साथ में 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे और सबका जो ऑर्गेनाइज किया है ये पाकिस्तान से भी टेररिस्ट, 20,000 टेररिस्ट गए थे, ये पाकिस्तान आर्मी और ISI। और एक बात पक्की है, पूरी दुनिया समझ गई है कि ये चुनौती है टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन की, एक्सट्रीमिज्म की। हाँ, ये जब कह रहे थे कि थ्रेट है, इसका इंपैक्ट होगा। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, जो भारत का काउंटर टेररिज्म का एक्सपीरियंस है, जिस प्रकार से आज भी कश्मीर के अंदर में जो 5 टेररिस्ट को मार गिराया है, जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे हैं, ये क्यों ठीक चल रहे हैं, क्यों इतना गति से चल रहे हैं? क्योंकि आवाम ने अपना सोच विचार बदल लिया है। अभी इंटेलिजेंस आवाम से आती है, अभी आवाम एकदम बदल गया है। लेकिन ये जो है ये जो पुराने सेपरेटिस्ट थे, सेपरेटिस्ट की सोच, जो पाकिस्तान की सोच, जो तिरंगे के विरुद्ध कहते थे, ये जो हर वक्त सिर्फ पाकिस्तान और टेररिज्म की बैटलिंग करते थे, रेडिकलाइजेशन को फैलाने की कोशिश करते थे, इनकी पूरी दुकान बंद हो गई है। आपने एक अच्छा वर्ड यूज किया है, आपने अच्छा कहा दुकान बंद हो गई है। शौकत चौधरी, ये दुकान बंद हो गई है ना, सियासत हाशिए पर आ गई है। लगातार अपने दर्शकों से भी कहूंगी, हमारे दर्शक जो हैं वो अपने स्क्रीन के निचले हिस्से में, हमारे स्क्रीन के निचले हिस्से में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वायलेंस में, और यहाँ पर सिर्फ आतंकी वारदातों की बात नहीं करेंगे, वायलेंस में किस तरह से कमी आई है, इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रविंद्र रैना
बीजेपी के JNK यूनिट के प्रेसिडेंट, वो क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। तो महबूबा मुफ्ती पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्रभक्त हैं, भड़काऊ बयान में नहीं आएंगे JNK के लोग। मुफ्ती को उसकी जमीन खिसक गई है जम्मू कश्मीर में। अब जब जम्मू कश्मीर की जनता ने महबूबा मुफ्ती को रिजेक्ट कर दिया है तो महबूबा मुफ्ती को तालिबान याद आ रहा है। क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के अंदर तालिबानी राज चाहती हैं? जिस तालिबान ने आज अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया है, जिस तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं की हत्याएं कर दी, उनके मानवाधिकारों का हनन कर दिया, बच्चों का कत्ल, बुजुर्गों का कत्ल, नौजवानों का कत्ल, वहां के जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वहां के खिलाड़ी हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या महबूबा मुफ्ती तालिबान जैसे निजाम को चाहती हैं कश्मीर में? महबूबा मुफ्ती के इस षड्यंत्रकारी एजेंडे को किसी सूरत में हम यहां कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि महबूबा मुफ्ती नफरत की राजनीति कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के शांति प्रिय अमन चैन में वो जहर घोलने का काम कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती की इन गीदड़ भरी धमकियों से, गीदड़ भभकियों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शौकत चौधरी, जमीन खिसक रही है जम्मू कश्मीर से, वो तस्वीरें नहीं आ रही जो महबूबा मुफ्ती के टाइम पर आती थी। अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, वो देखिए मैडम स्क्रीन पर लेकर आइए, जमीन लगातार वायलेंस में किस तरह से कमी आई है। देखिए मैडम, जमीन किसकी खिसक रही है, इसका जवाब जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता देगी, रविंदर रैना साहब को भी देगी, और जो कोई और कह रहा है उसको भी जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो हैं, ये या तो जम्मू कश्मीर में आप ये कह दीजिए कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट थी पार्लियामेंट के अंदर, उस स्टेटमेंट में जो वादा किया था उसको इंप्लीमेंट करिए, यहां पर स्टेटहुड वापस करिए, या फिर ये कहिए कि यहां पर हालात ठीक नहीं हैं। आपकी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो हैं ये लोगों की समझ में नहीं आती हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो जनरल गुरमीत सिंह अभी कह रहे थे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की लोगों की नुमाइंदगी करती हैं, उन्होंने की है और आगे भी करती रहेंगी, और जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक जो डिमांड करनी चाहिए उसको प्रोजेक्ट करती रहेंगी। और जहां तक बात रही कि आपने ये कहा, तो आप मुझसे ये कह रहे हैं शौकत चौधरी कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, आप कह रहे हैं एस्पिरेशंस की बात ना सर, एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं ना सर। सर दे लीजिएगा, नरेंद्र मोदी पर हमला कर लीजिएगा सर, मैं दे दूंगी आपको फ्लोर। आई नो, एक सेकंड सुन लीजिए सर, देखिए मैं आपसे तथ्यों पे बात कर रही हूँ, मैं तथ्यों पर रहूंगी। ये नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल नहीं है, ये इंडियन स्टेट को लेकर सवाल है जो मैं आपसे वायलेंस को लेकर पूछ रही हूँ सर। प्लीज आप सवाल सुन लीजिए मेरा, आप सवाल सुन लीजिए मेरा। क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती? कश्मीर के लोग बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस दिन उनके सब्र का बांध टूट जाएगा बंदूक उठा लेंगे। अब मैं देख रही हूँ आंकड़े जब मैं देख रही हूँ तो पता चल रहा है 630 टेररिस्ट का सफाया हो गया 400 एनकाउंटर्स में पिछले 3 सालों में। मैं देख रही हूँ रिक्रूटमेंट का डेटा है 2018 में 201, 2020 में 167 और 2021 में 31 जुलाई तक 73। ये तो कुछ और ही कह रहा है सर जो आप और आपकी मैडम कह रहे हैं उससे। इस कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्लेन कीजिए ना मैडम। देखिए मेरी बात आंकड़ों में और आपके नेता की स्टेटमेंट में जो विरोधाभास है वो आप एक्सप्लेन कीजिए मुझे। देखिए मैडम मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि टेररिज्म में इतने जो हैं, अदिति जी सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं कि टेररिज्म में इतनी जो है गिरावट आई है, इतने टेररिस्ट जो हैं वो मारे जा चुके हैं, तो इसमें ये अगर सच्चाई है तो इसको कौन डिनाई कर रहा है? बात ये नहीं है, इसमें भी आपने अगर लगा दिया आपने जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर हालात कितने ठीक किए आपने? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि हम कांग्रेस की बात करते हैं, इस पर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते हैं, आतंक का सफाया होता है, तो जम्मू कश्मीर को इससे कोई फायदा नहीं होता है, आप मुझसे ये कह रहे हैं?
मैडम देखिए, हमने ये कहा है कि हमारी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने के लिए, यहाँ पर अमन लाने के लिए हमारी पार्टी ने पिछले 21 साल से काम किया है। हम नहीं कह रहे कि यहाँ हालात जो है तस्वीरें दिखा रही हूँ आपकी पार्टी की, जब सरकार थी तब किस तरह की तस्वीरें आती थी वो तो दिखा रही हूँ मैं। आईसिस का झंडा भी, पाकिस्तान का झंडा भी, सुरक्षा बलों पर पथराव भी, वायलेंस के लिए जस्टिफिकेशन भी तब भी था, अब भी अपने बयानों में दे देती हैं। वो भूल जाते हैं सर। वो आपने तस्वीर देखी है सर? नहीं देखी है? बुरहान वानी के पिता की 15 अगस्त की तस्वीर देखी सर आपने? नहीं देखी? देखिए मैडम, मैं आपसे एक अदिति जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक जम्मू कश्मीर में 1947 के बाद तिरंगा झंडा फहराया जाता है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें मेरी गलती नहीं है। नहीं सर, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और आईसिस का झंडा फहराया जाता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये मैं आपको बता देती हूँ, आपकी पार्टी की जब सरकार थी तब ये झंडा था। सुन लीजिए, लाल चौक पर क्या होता था याद दिलाऊं आपको? लाल चौक पर क्या होता था याद दिलाऊं? और भारत के तिरंगे की किस तरह से बदसलूकी की जाती थी उसके साथ, वो भी मुझे आपको याद दिलानी पड़ेगी। आप मुझे हिस्ट्री याद दिला रहे हैं, मैं तो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। तस्वीरें दिखा रही हूँ, तस्वीरें देखिए आप। मेरे ज्ञान पर सवाल ना उठाइएगा सर, प्रिपेयर्ड होकर आती हूँ मैं, होमवर्क करके आती हूँ, तथ्य पता है मुझे। आप अपनी बात कीजिए। आप जवाब सुनती ही नहीं है। नहीं, जवाब तो मैं आपका सुनूंगी ना, जवाब ही सुन रही हूँ। जवाब ही सुना तभी आपको काउंटर कर पाई, मैं आपको पलट के जवाब दे पाई। आप मुझे बता रहे हैं कि 1947 से फहराया जाता था, तो जो बदसलूकी की जाती थी आप उनका नाम नहीं लेते हैं, आप बुरहान वानी के वालिद का नाम लेते हैं। ये जो पत्थरबाजी की तस्वीर है, पाकिस्तान का झंडा जो है और ये आईसिस के झंडे, काले झंडे भूल गए सर? तस्वीर देखिए पहले आप, तस्वीर देखिए। कह रहा हूं कि हम तस्वीर देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम तिरंगे झंडे को पिछले 75 साल से उठा रहे हैं। जो कहती थी तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, 370 हटा दिया तो आप बुरहान वाली के फादर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप हमें अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। पिछले 75 साल से यहाँ तिरंगा झंडा जो है उसको उठा के रखा हमने। सर आप अपने नेता से कहिए ना, अनुच्छेद 370 हटा तो हाथ नहीं बचेगा। बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं कश्मीरी, ये भड़काऊ बयानबाजी ना करें ना सर। अदिति जी, भड़काऊ बयानबाजी ना करें अपनी सत्ता को बचाने के लिए सर, अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए सर। मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ। आपने कश्मीरियों का सब कुछ छीन लिया है। क्या छीन लिया कश्मीरियों का सर? आप कौन सी कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिवीजन क्रिएट किया, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डुअलिटी क्रिएट की। आप लोगों ने जब सत्ता में रहे तब तो मलाई खाई, अदरवाइज उनके मन में भारत के खिलाफ एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की, एक भेदभाव क्रिएट करने की कोशिश की, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की। तो जनाब एक बात समझ लीजिए, समझ लीजिए सर, यूपी हो, पंजाब हो, बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कोई भी हो, जो भारतीय यूनियन का हिस्सा है वो भारतीय है। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, है नहीं? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, इनका एक सवाल है सर। ये सवाल मेरी हर डिबेट में आता है और मुझे हर डिबेट में यही सवाल पूछा जाता है कि आपकी सरकार कहती है हालात सुधर गए। आंकड़े सर मैं दिखा रही हूँ, आंकड़े खुद ये बयां कर रहे हैं कि हालात सुधर गए। ये कहते हैं हालात सुधर गए तो आप हमारा स्टेटहुड दे दीजिए हमें वापस। देखिए, स्टेटहुड प्रक्रिया प्रारंभ है, स्टेटहुड भी मिल जाएगा। और ये तो भारत के संसद में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये तात्कालिक व्यवस्था है, ये स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये अस्थायी व्यवस्था है। और जम्मू एवं कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा वापस लौटाना ये सुनिश्चित है। वहां की स्थितियों को लगातार सुधार हो रहा है। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, जितने तिरंगे झंडे पिछले 2 वर्षों में हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस पर या इसके पहले गणतंत्र दिवस पर जितनी बार तिरंगा झंडा फहराया गया, क्या उतना तिरंगा झंडा लाल चौक पर सुश्री महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में कभी फहराया जाता था? क्यों नहीं फहराया जाता था? सुश्री महबूबा मुफ्ती क्या भारत के संविधान को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानती थी, उसको अंगीकार नहीं करती थी? क्या उनको अलग से कोई संविधान मिला हुआ था? नहीं मिला हुआ था। लेकिन लगातार भारत के हितों पर प्रहार करना और पाकिस्तान परस्ती करना, अगर ये किसी की राजनीति रही होगी तो उसको उस राजनीति से बाज आना होगा। भारत की संप्रभुता में विश्वास व्यक्त करना होगा। भारत जो है जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में लगातार विकास के आख्यान लिख रहा है, उस विकास में हिस्सेदार बनिए। आप अगर धमकाइयां चमकाइयां करेंगे कि कोई तिरंगा झंडा नहीं उठाएगा, तो आप देख रहे हैं बुरहान वानी के पिता भी आज तिरंगा ध्वज फहराने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वो दिन बीत गए जब तिरंगा झंडे को घाटी में जलाया जाता था, आईसिस के झंडे को फहराया जाता था, पाकिस्तान के झंडे को फहराया जाता था।
आतंकवादी कश्मीर की घाटी में किस तरह से लोग काम करेंगे आतंकवादी तय करते थे, सीमा पार के घुसपैठिए तय करते थे। अब ये घुसपैठिए नहीं तय करेंगे, भारत के नागरिक तय करेंगे, जम्मू एवं कश्मीर के नागरिक तय करेंगे। और जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है, बना रहेगा। इसमें कोई किसी प्रकार का भी प्रयास करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, मुदीत अग्रवाल, महबूबा मुफ्ती को नेहरू नीति अच्छी लग रही है अब? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, महबूबा जी को अफगानिस्तान और कश्मीर का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था। जमीन आसमान का फर्क है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ पे हमेशा लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं, तो अफगानिस्तान से उसका कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है। और वो उनकी जो महबूबा जी की सोच कुछ भी रही है नहीं रही है, तो बीजेपी ज्यादा जवाब देगी ना। अगर वहाँ पे तिरंगा नहीं फिर रहा था जब महबूबा जी की सरकार वहाँ पे हुई थी, तो बीजेपी तो उसमें हिस्सेदार थी। जब पहले 1989 में जब बीजेपी वीपी सिंह सरकार को सपोर्ट करती थी, उस समय कश्मीर से कश्मीरी पंडित गए। उस समय तो बीजेपी चुप रही, उन्होंने ना सरकार से समर्थन वापस लिया। देखिए, बीजेपी की सोच में दिक्कत क्या है, वो कोई भी सिचुएशन हो ये कहता है जी हम ठीक है बाकी सारे गलत हैं। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा ना। महबूबा जी जब ऐसी थी तो उनको पहले नहीं पता था, क्यों सपोर्ट की उनको? प्रेम शुक्ला जी इसका कभी जवाब देते नहीं। कश्मीरी जवाब देना चाह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी दे दीजिए इनको जवाब, मांग रहे हैं आपसे जवाब। अभी देखिए, दरअसल मुदीत जी को जो है अपना कांग्रेस का इतिहास नहीं पता है। कांग्रेस 1951 में तो शेख अब्दुल्ला के साथ खड़ी थी, फिर जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल क्यों भेज दिया? नहीं, मुझे जरा बताइएगा मुदीत जी, शेख अब्दुल्ला जो है किसी जमाने में, नहीं आप सुन लीजिए ना मुदीत जी, जरा सुन लीजिए और उत्तर सुन लीजिए। क्या पंडित नेहरू जो है बावले थे कि पंडित नेहरू जो है 1951 में कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला ही जो है कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे, फिर उनको आप जेल में बंद कर देते हैं, फिर उनको जेल से बाहर निकालते हैं, फिर उनको जेल में बंद कर देते हैं। तो क्या पंडित नेहरू जो है वो अस्थिर विचारधारा के व्यक्ति थे? उनको कश्मीर की समझ नहीं थी? मूर्ख थे क्या पंडित नेहरू? मुझे बताइए ना, आपके मानदंड पर पंडित नेहरू संती थे कि मूर्ख थे? क्या थे पंडित नेहरू? क्यों पंडित नेहरू शेख अब्दुल्ला को एक समय अपने घर में रखते थे और 4 दिन बाद उनको जेल में डाल देते थे? क्या कारण, जरा बताइए ना। आप ऐतिहासिक कारण कि पंडित नेहरू शेख अब्दुल्ला को कभी कश्मीर का प्रधानमंत्री घोषित करते थे और किसी दिन उनको नजरबंद कर देते थे। क्या कारण, जरा बताइए ना, जरा बताइए ना, जरा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जरा बताइए पंडित नेहरू की क्या मजबूरी थी? पंडित नेहरू की क्या मजबूरी थी कि एक दिन शेख अब्दुल्ला को अपने घर पे दावत खिलाते थे, दूसरे दिन उनको जेल में बंद कर देते थे? क्या कारण था? क्यों ऐसा किया पंडित नेहरू ने? पंडित नेहरू के इस अपराध का जवाब क्या देंगे आप मुझे बताइए ना। हमने तो जैसे ही महबूबा मुफ्ती ने भारत विरोधी हरकतें की, उनको जेल में बंद किया और अनुच्छेद 370 को संविधान सम्मत ढंग से संशोधित किया और जम्मू एवं कश्मीर में तक उनकी सरकार का समर्थन कर रहे थे, तब क्या हुआ था सर? कितने दिन किया साहब? जवाब दो। हमारी बात नहीं मानी, जेल में डाल दिया। भारत के हितों पर प्रहार करने की बात की। चलिए, तूतू मैमे में वक्त जाया नहीं करूंगी, तूतू मैमे में वक्त बहुत ज्यादा जाया हो गया। मैं चाह रही थी आप तार्किक तौर पर इस मुद्दे पर रहते और मुद्दे पर हमसे बात करते, लेकिन सरफराज वानी इस तरह के स्टेटमेंट्स की जरूरत क्या? भाई, सिक्योरिटी फोर्सेस डील करेंगे थ्रेट ऑफ टेररिज्म से, इसके लिए एजेंसीज हैं डील करेंगी, सरकार बैठी है किसको रिकॉग्नाइज करना है किसको नहीं रिकॉग्नाइज करना है। ये आउट ऑफ सिलेबस बातें क्यों करने लग जाती है महबूबा मुफ्ती, या प्रेशर में है? देखिए अदिति जी, मैं बोलना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती की बात में गलत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो आज कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान एक जैसे लगते हैं सर? अगर नहीं, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान की तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते और भाजपा होती तो आज शायद कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं होता। अच्छा, ये भाजपा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जवाहरलाल नेहरू का देन है भारत में, जवाहरलाल नेहरू का देन है भारत को। कश्मीर की समस्या जवाहरलाल की देन है, कश्मीर कांग्रेस का देन है, बल्कि भाजपा की। भाजपा एक कम्युनल सरकार है, भाजपा एक कम्युनल सरकार है। भाजपा शायद कश्मीर ना होता, जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर शायद कश्मीर ना होता, कश्मीर तो भारत का सदियों से रहा है, कश्मीर ना होता। और राजा हरि सिंह कश्मीर आज जवाहरलाल नेहरू की वजह से भारत में है, पंडित नेहरू की नीतियों के कारण जवाहरलाल नेहरू की वजह से है। और कश्मीर भारत में है तो खाली पंडित नेहरू की वजह से है। संचालक
श्री गुरु जी के आग्रह पर, जैसे लीडर सरदार थे, पटेल के आग्रह पर कश्मीरियों का उन्होंने भरोसा था, भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ऐसा ना होता। इस सत्य को इस इतिहास को आप भुला नहीं सकेंगे। और नेहरू के स्टेटमेंट है उसको ब्रॉडर कंटेक्स्ट में समझिए। अदिति जी, लटका रह गया। अदिति जी मेरे को, हेलो, हाँ मैं सुन रही हूँ सर, सुन रही हूँ सर। जी जी, महबूबा मुफ्ती के अच्छा, स्टेटमेंट को ब्रॉडर कंटेक्स्ट में समझिए। सरफराज वानी, ब्रॉडर कंटेक्स्ट ये है, ब्रॉडर कंटेक्स्ट ये एक है। छोटे से कमेंट जा रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 370 टेम्परेरी है, घिस घिस के हट जाएगा, साफ हो जाएगा। उस पर क्या राय है आपकी? अरे मैं 370 की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि क्या कश्मीर, अभी मैं 370 पे बात आप इतिहास का इस्तेमाल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सरफराज वानी जी, एक मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सर, नेक्स्ट टाइम जब आप जी न्यूज़ पर डिबेट में आइएगा तो सर तथ्य पढ़कर आइएगा। और आज जब ये डिस्कशन खत्म हो जाए सर, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, थोड़ा सा इतिहास पढ़िएगा, थोड़ा सा सरदार पटेल के बारे में भी पढ़िएगा सर, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के भी बारे में पढ़िएगा। तो बहुत, जब नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से किसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करने आएंगे या हिस्टोरिक पास्ट की बात करने आएंगे तो आप ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे, हिस्ट्री का बोध होगा आपको। फिलहाल आप सभी मेहमानों का प्रेम शुक्ला, मुदित अग्रवाल, जनरल गुरमीत सिंह, सरफराज वानी और शौकत चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.